हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो किस खोज के लिए स्वांते पावो को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ अनाउंस होने लगे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो ये पहला अनाउंसमेंट हुआ है और एक बहुत बड़ी खोज है। वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, उसका नाम क्या है, जिसे एयरफोर्स को सौंप दिया गया है, रक्षा मंत्री ने सौंपा है। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया है। आईटीबीपी का भी नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। कौन है वो। एक बड़ी घटना हुई कि फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में दंगा हो गया और 125 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। किस देश में और क्या हुआ था वहाँ पर। तुलसी तांती प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनका निधन हो गया है। तो किस नाम से जाने जाते थे, इनमें से क्या नाम था उनका जिस नाम से वो जाने जाते थे। इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं, उन सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेडिसिन या कहें फिजियोलॉजी, उसके क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 के विजेता का नाम बताएं। कौन है विजेता। इसका आंसर होगा स्वांते पावो। न्यूज़ आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी रिसर्च उन्होंने की है और उसके आधार पर उनको ये नोबेल प्राइज़ के लिए चुन लिया गया है। फिजियोलॉजी मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब हुआ कि शरीर क्रिया विज्ञान, और मेडिसिन वो आप जानते हैं चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है ये। और फोटोग्राफ मेरे बगल में आप देख रहे हैं, ये रहा। स्वीडिश ये वैज्ञानिक हैं, यानी स्वीडन के हैं, और उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तौर पर एक गोल्ड का पदक मिलेगा। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर मिलेंगे, मतलब तकरीबन 9.19 लाख अमेरिकी डॉलर। अगर रुपए में कहेंगे इसे तो 7.4 करोड़ रुपए मिलेंगे इनको। ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ की घोषणा की शुरुआत सबसे पहले मेडिसिन के अवार्ड के तौर पर होती है, तो सबसे पहले इनका नाम अनाउंस किया गया है। तो स्वांते पावो, इनके रिसर्च के बारे में अगले क्वेश्चन में जानते हैं। उससे पहले जान ले कि नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, मेरे बगल में ये रहा। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। तो इन 6 सेक्टर में ये अवार्ड दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज़, ये पुरस्कार जो है वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। तो उनकी वसीयत उन्होंने जारी की थी और उसी के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट बनाया था। ओके। और इनमें से एक अवार्ड जो है वो नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है, शांति का, पीस का। बाकी जितने भी कैटेगरी के अवार्ड हैं उनमें से उन सबको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये है रिसर्च। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, थोड़ा समझना ज़रूरी है। ओके। क्वेश्चन होगा मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि या कहें रिसर्च या कहें खोज, उसके लिए वैज्ञानिक स्वांते पावो को नोबेल प्राइज़ 2022 के लिए चुना गया। तो इनमें से क्या है इंपॉर्टेंट बात। तो आंसर होगा विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए, इसके लिए अवार्ड मिला। इस खोज को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्रमिक विकास की खोज। ठीक है। कैसे हम लोगों का, मनुष्यों का विकास क्रम हुआ है, उसमें जो तमाम पुराने जो मानव थे, आदि मानव थे, उन सब के क्या योगदान रहा है, उन सब के जीन्स से, जीनोम से हम तक कितने इम्पॉर्टेंट खूबियाँ आई हैं, उन सब के रिसर्च को लेकर इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो उसके बारे में जानते हैं। पहले इनके बारे में जान लें कि स्वांते पावो कौन है। तो ये जेनेटिसिस्ट हैं। ठीक है। वो जो जीन के स्टडी करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो जीन की स्टडी करते हैं उन्हें जेनेटिसिस्ट कहा जाता है। ठीक है। इनका जन्म हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1955 में। ठीक है। इनके पिता वो भी उनको भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। उनका नाम था पिता का बर्गस्ट्रॉमी, वो बायोकेमिस्ट थे और 1982 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। स्वांते, इन्होंने डीएनए को लेकर काफ़ी काम किया है और इनका जो रिसर्च है, पीएचडी है, वो E19 प्रोटीन और एडिनोवायरस इन सब से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि इनको नोबेल प्राइज़, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो क्यों दिया गया है। और जैसे क्वेश्चन के आंसर में तो है इसके लिए दिया गया, लेकिन क्या क्या किया इन्होंने। देखिए, इन्होंने जो है ना आधुनिक मानव और हमारे करीबी जो विलुप्त हुई प्रजातियाँ हैं उनके जीनोम की तुलना की। मतलब 3 लाख साल पहले के जो मानव थे,
जो आदि मानव कहिए या मानव से मिलते जुलते लोग थे, उनमें और हम में क्या जीनोम की तुलना है और कैसे उनके जीन्स जो हैं वो हमारे में हैं, इन सब की इन्होंने खोज की। खासतौर पे 2 विलुप्त प्रजाति हैं, निएंडरथल और डेनिसोवंस। तो करीब 1 लाख या कहें 3 लाख साल पहले के जो मनुष्य या मनुष्य जैसे ही, तो उनसे और हम क्या हैं, होमोसेपियंस हैं। तो उनके बीच में क्या रिश्ता है, इसको इन्होंने कनेक्ट किया। ठीक है, और इससे क्या हुआ फ़ायदा, इससे ये हुआ कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उन सब के बारे में जानकारी मिली। पहले बेसिक बात समझ लीजिए। देखिए, हमारी जो प्रजाति है मानव, उसको क्या कहते हैं, होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि करीब 3,15,000 साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे होमोसेपियंस। और उसी दौरान उससे पहले के मानव और प्रारंभिक प्रजातियां भी थी। कौन कौन सी, तो निएंडरथल जो यहाँ आप देख रहे हैं ये वाले, और दूसरा कौन सा है, डेनिसोवंस ये वाले। ठीक है, ये सब अफ्रीका से निकलकर कुछ तो इधर गए जो कि निएंडरथल, और कुछ इस तरफ गए जो कि ये कहें, यानी इधर पूर्वी एशिया की ओर और कुछ अफ्रीका की ओर। ठीक है, और उसी दौरान ये हुआ होमोसेपियंस भी यहाँ से निकले अफ्रीका से और फिर इस तरफ होते हुए इस तमाम इलाकों में पहुँचे। लेकिन ये बच गए। ठीक है, उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। लेकिन ये सब जो थे, ये और ये दोनों की प्रजाति जो है विलुप्त हो गई। मानव से मिलते जुलते प्रजाति थी, और माना जाता है कि निएंडरथल जो हैं वो करीब 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। ठीक है, अब सवाल ये है कि कैसे पता चला उनके बारे में, वो तो 40,000 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। तो एक ये वीडियो क्लिप भी दिखा रहा हूँ, और ये वैज्ञानिक हैं और इनके सामने खोपड़ी है और पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जर्मनी में कुछ दशक पहले निएंडरथल, एक जगह है जर्मनी में, वहाँ की घाटी है, वहाँ आदि मानव के कुछ हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये सब हड्डियाँ आप देख रहे हैं, और इसी के नाम पर निएंडरथल मानव रख दिया गया था नाम। और इस खोज से हमें पता चला कि मानव का विकास कैसे हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये वीडियो समझाने के लिए बनाया हुआ है। ओके, आज हमारा जो जीनोम है वो, उसके जीन्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं। तो हम देखते हैं कि हेमेंस जो थे वो सिर्फ होमोसेपियंस ही सर्वाइव कर पाए। दूसरे जो हेमेंस थे, जैसे मैंने बताया निएंडरथल, ये सब निकले थे आगे, लेकिन होमोसेपियंस ही सर्वाइव कर पाए, बाकी सब आप देख रहे हैं कि वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो वो क्यों विलुप्त हो गए और हम क्यों आज तक बने हुए हैं। तो होमोसेपियंस जो हम लोग हैं, इनके विकास में, क्रमिक विकास के बारे में जानने के लिए हमें कनेक्ट करना पड़ा निएंडरथल जो मनुष्य से मिलते जुलते थे उनसे। ओके, तो वो कैसे कनेक्ट किया गया, इसकी खोज जो है वो स्वांतो पावो के रिसर्च से ही पता चलती है। तो यहाँ पर सवाल होगा कि इस खोज से जो कनेक्ट किया गया जीनोम सीक्वेंस को, तो इससे क्या प्राप्त हुआ। तो इससे एक साइंस की नई ब्रांच बन गई, जिसे क्या कहा जाता है पैलियोजेनोमिक्स कहा जाता है, यानी जीवाश्म के जीन्स के का जो रिसर्च होता है उसको कहा जाता है। और मनुष्यों के प्रवास और डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिली। इससे हमारी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो उसमें भिन्नता क्यों है अलग अलग लोगों में, उसके बारे में पता चला। और किस तरीके से हमारी जो इम्यूनिटी है वो वक्त के साथ साथ बदलती रही है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। इन सब के बारे में जो रिसर्च हुआ उससे बहुत कुछ पता चला है। तो ये इसी काम के लिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। और हाँ, आपको बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि अब तक के टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। मेंबरशिप है 1 ईयर का और मात्र 150 रुपये में अभी छूट चल रही है कुछ वक्त के लिए, और उसके थ्रू आपको मिलता है PDF अगले 1 साल तक जो भी अपडेट आएगा वो सब। इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने का मौका तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, और बुक्स पे छूट मिलती है मेंबरशिप के जरिए। PDF कई तरह के होते हैं, एक 1 लाइनर होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर, दूसरा होता है क्वेश्चन और ऑप्शन और आंसर यानी MCQ, और तीसरा होता है MCQ विद डिटेल नोट्स के साथ जो मैं बताता हूँ जिस तरीके से, वो सब। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। और हाँ, अभी जो
UPSSC PET का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है जाइए ऐप पर, सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर, और टेस्ट सीरीज़ में शामिल हो सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर या कहें इसको लड़ाकू हेलीकॉप्टर, उसका नाम बताएं जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन एयरफोर्स को सौंपा है। नाम क्या है इसका, क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। आंसर होगा प्रचंड। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं तो प्रचंड नाम का हेलीकॉप्टर है जिसे ये है रक्षा मंत्री, तो इन्होंने सौंपा है इंडियन एयरफोर्स को। कब? 3 अक्टूबर को। किस एयरबेस पे? तो जोधपुर एयरबेस पे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि जोधपुर एयरबेस पर ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ है। और ये पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, LCH। इसका निर्माण किसने किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL ने निर्माण किया है। और ये जो प्रोग्राम हुआ शामिल करने का एयरफोर्स में, उस दौरान रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान, वो भी मौजूद थे। और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, वो भी मौजूद थे। और इस दौरान रक्षा मंत्री ने उड़ान भी भरी इस जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड उसकी। देखिए, केंद्र सरकार ने एयरफोर्स और आर्मी में तैनाती के लिए HAL से 15 हेलीकॉप्टर के लिए करार किया था, MOU साइन किया था। कब? मार्च 2020 में। और ये तकरीबन था 3,887 करोड़ रुपए का, 3,887 करोड़ रुपए का। ठीक है, और इसमें 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को और 5 हेलीकॉप्टर आर्मी के लिए दिए जाने। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के क्या मतलब हुआ? ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और ये किसी भी इलाके में, मौसम में, ऊंचाई पर ये उड़ सकता है और दुश्मन को चकमा दे सकता है, कई तरह के गोला बारूद ले जा सकता है और सटीक निशाने पर दुश्मन को ये मार सकता है। 2 इंजन का ये हेलीकॉप्टर है और स्टेल्थ तकनीक है इसमें। ख़ास बात यह है, मतलब कि रडार से बचने की विशेषता है। रडार के जो सिग्नल है, रेडियो सिग्नल, वो इसे पकड़ नहीं पाएंगे, तो ये एक ख़ास चीज़ बनाता है इसे। और इसे हम कह सकते हैं बख्तरबंद एक हेलीकॉप्टर, मतलब कि इस पर मशीन गन, राइफल की गोली, इन सब से नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर केमिकल अटैक होता है तो इस दौरान अंदर जो बैठे हुए पायलट हैं उनको नुकसान नहीं होगा और वो दुश्मन के इलाके में वहाँ मार गिरा सकते हैं जो दुश्मन के टारगेट हैं उन सबको। रात में भी ये हमला कर सकता है और आपात स्थिति में कहीं भी उतरने की इसमें क्षमता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को इस हेलीकॉप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी और सबसे पहले कब महसूस हुई ज़रूरत इसकी। देखिए, ये बात है 1999 की, जब करगिल युद्ध हुआ था। उस दौरान इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को इस तरह के हेलीकॉप्टर की, लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हुई। तो इसके कुछ साल बाद जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई, रिपोर्ट बनी और फिर 2006 में HAL ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का ऐलान कर दिया और रक्षा मंत्री ने अब 3 अक्टूबर 2022 को एयरफोर्स को ये एक हेलीकॉप्टर सौंपा है। ये शानदार हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। तो मतलब कि अब भारत अपने लिए तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर बना ही रहा है और विदेशों को भी निर्यात कर सकता है। ठीक है, जैसे ब्रह्मोस हम निर्यात कर रहे हैं। इसके अलावा आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके भी निर्यात की बात चल रही है। ठीक है, तो HAL ने यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने ये शानदार काम किया है। उसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई थी? 1963 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा सुजॉय लाल थोसेन। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। इन्होंने किनकी जगह ली है? तो कुलदीप सिंह की जगह ली है जो पहले डायरेक्टर जनरल थे। सुजॉय लाल थोसेन इनका नाम है, नए जो बने हैं। ये मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के ऑफिसर हैं, IPS अधिकारी हैं और इससे पहले वो SSB के डायरेक्टर जनरल के चार्ज में थे। ठीक है, ITBP के भी चार्ज, एक एडिशनल चार्ज वो संभाल रहे थे। तो CRPF की बात हो रही है। इसका गठन कब हुआ था? 1939 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP उसका नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। ठीक है,
और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये रहे अनीश दयाल सिंह, और पूर्व में जो एडिशनल चार्ज था उन्होंने इनको चार्ज सौंप दिया। तो अनीश दयाल सिंह वो मणिपुर कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं, और इससे पहले वो IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर थे। तो IPBP की भी बात कर लें, ITBP स्थापना कब हुई थी? 1962 में, मुख्यालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फुटबॉल मैच के दौरान किस देश में 1 अक्टूबर 2022 को दंगे की वजह से करीब 125 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? ये स्टेडियम में दंगा हुआ है, महत्वपूर्ण बात ये, बाहर नहीं। आंसर होगा इंडोनेशिया। न्यूज़ देख रहे हैं और पूरी दुनिया में ये खबर है, ठीक है, किस तरीके से ये घटना हुई और उसके बाद जो हालात हुए हैं, क्या हुआ ये इस दौरान। इसको मैप के थ्रू आपको बताते हैं। पहले इंडोनेशिया चलते हैं, ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं इंडोनेशिया। तो इस तरफ है इंडोनेशिया, ये रेड कलर में, ये बहुत सारे जो द्वीप हैं ये सब मिलाकर इंडोनेशिया होते हैं। तो इसका एक द्वीप है जावा, यहाँ पर इसको कहते हैं जावा द्वीप, और यहीं पर जकार्ता है जो राजधानी है, और अब तो नई राजधानी बन रही है नूसंतारा, वो इस तरफ है, इस यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं जावा जो द्वीप है उसके पूर्वी हिस्से में एक शहर है मलंग, तो वहाँ का स्टेडियम है कुजरूहान। तो इस जगह पर वो स्टेडियम है और वहाँ लीग चल रहा है, फुटबॉल लीग चल रहा है। तो 2 टीमें हैं, उनके बीच में मैच चल रहा था, अरेमा FC पूर्वी और परसेयाबा सुरबाया। तो 1 अक्टूबर को फुटबॉल मैच चल रहा था और इसी दौरान क्या हुआ, दंगा भड़क गया और कम से कम 125 लोगों की जान चली गई। पहले तो ये खबर आई कि करीब 250 लोग यानी 175 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि बाद में इंडोनेशिया की सरकार ने कहा कि नहीं, कम से कम 125 लोगों की मौत हुई है और 180 से ज़्यादा घायल हो गए। क्या वजह रही दंगे होने की वहाँ पर? देखिए, इंडोनेशिया के जो लोग हैं ना, वो फुटबॉल के ज़बरदस्त प्रेमी हैं, और जो किसी टीम को अपना मानते हैं तो उसके एकदम कट्टर हो जाते हैं। और मैच होने से पहले ही ये संभावना जताई जा रही थी कि वहाँ पर दंगा हो सकता है, और इसको रोकने के लिए केवल अरेमा FC एक ही टीम के प्रशंसकों को मैच में देखने आने दिया गया, और जो दूसरी टीम थी परसेयाबा वो जीत गई। तो उसके बाद क्या हुआ, अरेमा FC के जो प्रशंसक थे वो पिच पर उतर आए। ये देख रहे हैं आप, पिच पर उतर आए, हजारों लोग उतर आए, और खिलाड़ियों और अधिकारियों पर बोतलें और अदर जो सामान थे वो सब फेंकने लगे। और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अब जो आंसू गैस का इस्तेमाल किया तो स्टेडियम है और पब्लिक जो है वहाँ से उतरकर मैदान में आ गई और यहाँ मच गई भगदड़, और उसी में 125 लोगों की जान चली गई, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम जांच करवा रहे हैं, और जो फुटबॉल को लेकर वहाँ जो ये स्थिति हुई है वो इससे पहले भी, मतलब मौतें नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा, लेकिन आपस में दंगा झगड़ा इस तरह की नौबत आती रही है। 2019 में भी ऐसा हुआ था जब मारपीट हो गई थी, ठीक है। तो फीफा भी इस मामले में कूद पड़ा है, उसके अध्यक्ष हैं जियोनी इन्फेंटिनो, और इस मामले पर इंडोनेशिया से कहा है उसने कि आप इस तरह के मामले को कंट्रोल करें, ठीक है। तो बात हो रही है इंडोनेशिया की, और उसकी राजधानी जकार्ता। नई प्रस्तावित राजधानी क्या है? नूसंतारा। राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तुलसी तांती, उनका निधन हो गया 1 अक्टूबर 2022 को, तो किस नाम से चर्चित थे? इनमें से कौन सा नाम है जिनसे वो चर्चित थे? आंसर होगा विंडमैन। विंडमैन कहे जाते थे वो भारत के। वो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक थे। ये कंपनी यानी सुजलॉन एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है, और 100 से ज़्यादा विंड फार्म है यानी पवन चक्री क्षेत्र है, और उसमें पवन ऊर्जा में एक बड़ा योगदान देने की वजह से तुलसी तांती को विंड मैन कहा जाता था। तो सवाल हो सकता है, 2 तरीके से सवाल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में, कि तुलसी तांती
उन्हें किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि विंड मैन के नाम से किन को जाना जाता है या जाना जाता था, तो तुलसी तांती। इनका जन्म हुआ था गुजरात के राजकोट में 1958 में। गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और 1995 में उन्होंने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की। उस वक्त जब पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी को लेकर बहुत कम लोग इस क्षेत्र में थे, तो इन्होंने सुजलॉन एनर्जी की स्थापना की और बहुत बड़े पैमाने पर आज ये पवन ऊर्जा के जरिए बिजली पैदा कर रहे हैं। और इनकी कंपनी जो है सुजलॉन एनर्जी, उनका मार्केट वैल्यू इस वक्त 8,535 करोड़ रुपए है। तो इनका निधन हुआ है हार्ट अटैक की वजह से, और हाल में अभी देखा गया कि हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खासतौर पर कोविड-19 के बाद से ये देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने सितंबर 2022 में रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर होगा 5.9%। ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति समिति है, तो उसकी समीक्षा बैठक हुई और उसी में ये 30 सितंबर को ये फैसला किया गया है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और विस्तार से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आरबीआई ने सितंबर 2022 में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके रेपो रेट 5.9% कर दिया? तो आंसर होगा 50 बेसिस पॉइंट। ठीक है, बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ आधार अंक, जैसे 1% में 100 बेसिस पॉइंट मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो महंगाई को काबू करने की कोशिश के तहत आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है और अब 5.9% कर दिया। इससे पहले कितना था? 5.4% रेपो रेट था। ठीक है, और जून के बाद से देखने को मिला है कि लगातार मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है। एक दबाव भी है क्योंकि अमेरिका में जो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट बढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से ये हुआ है कि तमाम जो निवेशक हैं वो उस ओर भाग रहे हैं। तो और दूसरी तरफ महंगाई भी भारत में है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कोशिश हुई है, रेपो रेट को बढ़ाया है आरबीआई ने। तो इससे दो मकसद हुआ है। एक मकसद ये है कि महंगाई पर काबू हो। कैसे काबू होगा महंगाई पे, आगे बताते हैं। और दूसरी वजह है कि जो निवेशक हैं वो इंडिया में टिक सकें। ठीक है, अब सवाल उठता है कि रेपो रेट क्या होता है? आसान भाषा में अगर हम कहें तो बैंक हमें कर्ज देता है, ठीक है, और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना होता है। ठीक इसी तरीके से बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, सैकड़ों करोड़ की रुपए की ज़रूरत पड़ती है, और वे ये आरबीआई से कर्ज लेते हैं। और इस लोन पर यानी आरबीआई से जो लिया लोन, तो उस पर जिस रेट से इंटरेस्ट देना होता है या आरबीआई जो वसूलता है ब्याज, उसे रेपो रेट कहते हैं। तो अब सवाल है कि आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा रेपो रेट बढ़ने का? तो देखिए, अब होगा ये कि बैंकों को अगर महंगे ब्याज पर उसे लोन मिलेगा तो वो भी लोगों से ज़्यादा ब्याज वसूलेंगे। तो मतलब कि आम आदमी जो है ना, वो अगर बैंक से उसने अगर होम लोन लिया हुआ है या कुछ ऐसा लोन लिया हुआ है जिसके रेट रेपो रेट से कनेक्टेड हैं, तो उसका लोन जो है ऑटोमेटिकली महंगा हो गया। रेपो रेट जो है वो बढ़ गया तो उसके ब्याज बढ़ गया। ठीक है, सवाल ये भी है कि रेपो रेट के बढ़ने या घटने से क्या होता है? तो देश में महंगाई को, आपको बताऊं कि महंगाई को कम करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। सरकार की तो जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी आरबीआई की है। बाजार में ज़रूरत से ज़्यादा नकदी रहने पर, कैश रहने पर महंगाई का खतरा होता है। तो जब भी आरबीआई को नज़र आता है ऐसा कि नकदी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो रेपो रेट को वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो बैंक हैं वो आरबीआई से लोन लेंगे तो उनको ज़्यादा ब्याज देना होगा और पब्लिक को भी ज़्यादा ब्याज देना होगा, तो पब्लिक लोन कम लेने लगती है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है ताकि महंगाई को काबू किया जा सके। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका ने ईरान के तेल का कारोबार करने वाली किस भारतीय पेट्रोकेमिकल कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया? और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय पेट्रोकेमिकल कंपनी पर बैन लगाया गया। आंसर होगा तिबालाजी। ठीक है, तिबालाजी पर बैन लगा है और न्यूज़ देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी चर्चा भी है इस जो बैन को लेकर।
देखिए, अमेरिका ने ईरान पर सख्ती दिखाई हुई है और प्रतिबंध तो बहुत सारे ईरान पर लगे हुए हैं, लेकिन अभी सितंबर आखिरी दिनों में, सितंबर के लास्ट में कई सारी कंपनियों पर दुनिया के बैन लगाएगा। इंटरनेशनल नेटवर्क को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी वो ट्रांजैक्शन पर, ठीक है। और ये कंपनियां ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल को साउथ और ईस्ट एशिया में बेचने का काम करती थी, जैसे चाइना वगैरह को, और पैसे के लेन देन का काम करती थी ये कंपनियां। और इसमें एक भारतीय कंपनी भी थी, तिबालाजी, ठीक है। तो मैप के जरिए आपको बताता हूँ। तो ईरान किस तरफ है, यहाँ पर ये रहा ईरान, ठीक है। अब ईरान पर बैन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है। क्यों प्रतिबंध लगा हुआ है? तो उस पर प्रतिबंध इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ईरान जो है वहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बहुत सारे काम हो रहे हैं। और 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट को नकार दिया ईरान ने। ईरान कहाँ है? यहाँ पर ही रहा ईरान। तो अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है उस पर, और उसके तेल का कारोबार कोई कर नहीं सकता है। तेल को अगर वो बेच रहा है तो इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है वो किस पर होता है? डॉलर से होता है, और डॉलर पर पूरा कंट्रोल किसका है? अमेरिका का है। तो ईरान जो है वो भी अभी भी अपने तेल को, पेट्रोकेमिकल्स को वो बेच रहा है चीन को और कई सारे देशों को। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उन सब पर अमेरिका कार्रवाई कर रहा है। तो उन्हीं में से एक है तिबालाजी पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई में है। और ये जो है वो एक कंपनी है ट्रिलियंस, और उस कंपनी के जरिए हज़ारों करोड़ के पेट्रोकेमिकल्स वो ख़रीदता है और उसे चीन भेज देता है। यहाँ से जाता है और ये इस तरफ से होता हुआ यहाँ पर वो चीन पहुँच जाता है, ठीक है। और इस पर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ, अमेरिका और कई सारे यूरोपीय देशों ने भी बैन लगा हुआ है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब शामिल है, ठीक है। तो ये अब बैन लगा है और उसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका ने क्या कहा है इंडियन कंपनी पर बैन लगाते समय? उसका कहना है कि जो कोई भी हमारे जो बनाए हुए प्रतिबंध है उसको तोड़ेगा, उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। अब प्रतिबंध का क्या असर होता है? प्रतिबंध का बहुत भयानक असर होता है कि अब ये जो कंपनी है वो कोई भी डॉलर में तो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकती, इधर सामान भेज ही नहीं सकती। अब उस इंटरनेशनल कारोबार करने के लिए डॉलर ही एक उपाय है, और जब वो उस पर बैन लग गया, डॉलर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे, जैसा कि रूस ने रास्ते निकाले हुए। चूँकि रूस तो बहुत बड़ा देश है, बड़ी एक अर्थव्यवस्था है, तो वो अपने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उसकी स्थिति थोड़ी सी ठीक सी बनी हुई है। लेकिन ईरान उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, और उससे जुड़े हुई जो कंपनियां हैं वो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ठीक है। तो उस पर बैन लगा दिया गया। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा यूनकिंट टैंग। तो उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है, और ये अवार्ड दिसंबर 2022 में शास्त्र यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा। तो न्यूज़ मेरे बगल में रहा। और ये अवार्ड मॉड्यूलर इक्वेशन पर नए मेथड और रिजल्ट निकालने के लिए दिया गया। तो बात कर लेते हैं विजेता के बारे में भी। यूनकिंट टैंग ये कौन है? तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले, वहाँ पर सहायक प्रोफेसर हैं अमेरिका में, ठीक है। और जो अवार्ड जो है शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2022, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में तमिलनाडु की सनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी है, उसके द्वारा दिया जाता है। और ये भी अवार्ड जो है ना वो दुनिया में प्रतिष्ठित अवार्ड वो बन चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी क्वेश्चंस हैं उसको कल के करंट अफेयर्स में शामिल कर दूंगा, और कैसा लगा बता सकते हैं। और हाँ, मेंबरशिप अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। आप मिलते हैं कल।